चैप्टर 101। ये तो किस्मत थी। दोपहर में कैफेटेरिया में कुछ लोग इकट्ठे होकर सुबह की गणित की क्लास में हुई घटना के बारे में बातें कर रहे थे। जियान आई, तुमने ये सारे ईयर 3 वाले चैप्टर्स कैसे सीख लिए? तुम तो बिल्कुल शर्माती ही नहीं हो। शिया कंगवान ने कोक के 2 घूंट लेते हुए कहा। जियान आई ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। तुम भी सीख सकती हो। शिया कंगवान, मुझे नहीं सीखना। दिखावा करना सिर्फ तुम्हें अच्छा लगता है। ग्वान टाओ ने चुपके से थोड़ी दूरी पर बैठी जियान यी की ओर देखा और धीमे से कहा। वो जियान यी काफी होशियार लगती है। आज का सवाल तो मैं हल ही नहीं कर पाई। मैं भी नहीं कर पाई, शिया कंगवान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। फिर उसने जियान आई की ओर देखा और भौहें उठाईं। जियान आई, तुम्हारी नई टैबलेट कैसी है? देखने में तो अच्छे परिवार से लगती है और काफी अच्छी भी। जियान आई ने खाना रोककर सिर हिलाया। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। ग्वान टाओ बोली। वो ली युनमे के साथ तो अच्छी दोस्ती रखती है, लेकिन ली युनमे से कहीं ज्यादा आसान लगती है उससे घुलना मिलना। ली युनमे का नाम आते ही शिया कंगवान को सुबह वाला फाउंटेन पेन का मामला याद आ गया। उसने डर भरी नज़र से जियान आई को देखते हुए कहा, अगर तुमसे आज पेन गलत तरीके से लग जाता तो शायद हम तुम्हें अब तक देख भी नहीं पाते। ग्वान टाओ ने सिर हिलाया। वाकई, हम तो डर ही गए थे। सीओआई, तुम बहुत हिम्मती हो। जियान आई ने मंटू खाते हुए दोनों को आश्वासन भरी नज़र से देखा। मुझे अपनी सीमा पता है। दूसरी तरफ यान टियन गुस्से में अपने चॉपस्टिक से चावल को बुरी तरह गोद रहा था, लेकिन उसकी नज़रें दूर बैठी जियान आई पर ही टिकी थीं। अरे अरे यान टियन, लिन ही ने अपनी प्लेट पर चॉपस्टिक से आवाज़ की और भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हारा इस चावल के कटोरे से कोई झगड़ा है? बार बार इसमें क्या भौंक रहे हो? ये तो बस गुस्से में है कि जियान आई ने इसकी गर्लफ्रेंड छीन ली और अब चावल पर गुस्सा निकाल रहा है। गाओ यांग ने फल का जूस पीते हुए बेरुखी से कहा। लिन ही मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़ी है, तुम लड़कियों से भी जल रहे हो। कंगवान को इतनी मुश्किल से कोई दोस्त मिली है जो उसे पसंद है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हूँ। क्यों हो? यान टियन ने चेहरा बिगाड़कर गुस्से में कहा। वो अब हमारे साथ खाना भी नहीं खाती। लिन यी और गाओ यांग ने यान टियन के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बच्चे जैसे। उसी समय ली युनमे जियान यी को अपने छोटे ग्रुप की तरफ खींच लाई ताकि वो सबको उससे मिलवा सके। ये है जियान यी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। ली युनमे ने अपने आसपास बैठी लड़कियों से परिचय कराया। वे लड़कियां थोड़ी चौंकी और मुस्कुराते हुए जियान यी को देखने लगीं। यी, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारी स्किन भी बहुत अच्छी है। कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती हो? ये तो ज़रूर कस्टम मेड होगा, बिल्कुल तुम पर जच रहा है। जियान यी मुस्कुराते हुए शालीनता से उनसे बातें कर रही थी। ली युनमे ने कहा, पता है यी के पापा कौन हैं? लड़कियां एक पल के लिए अचंभित रह गईं और सिर हिलाकर बोली कि नहीं। ली युनमे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब जियांग ग्रुप के बारे में तो जानती ही हो ना? सीओ में, क्या तुम उसी जियांग ग्रुप की बात कर रही हो जो हमारे शहर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लीडर है? एक लड़की ने आश्चर्य से पूछा। ली युनमे ने उसे अर्थपूर्ण नज़र दी। बिल्कुल, वही जियांग ग्रुप जो बायोन सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का लीडर है। उसके चेयरमैन जियान चैंगशिंग यी के पापा हैं। अंकल जियान और मेरे पापा बचपन के दोस्त हैं, इसी वजह से यी और मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है। ये तो किस्मत है। कुछ लोग हैं जिनका उपनाम जियान तो है, लेकिन उनका जन्म उस बदनाम साउथ सिटी में हुआ। चैप्टर 102। गंदी बीमारी। ली युनमे स्वाभाविक रूप से जियान यी का हाथ पकड़कर बोली, हमारी यी जैसी तो कोई है ही नहीं। वो तो सचमुच चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई है। पूरे जियान परिवार की राजकुमारी है। बचपन से ही उसे जो चाहिए होता था, मिल जाता था। ये सुनकर वहां मौजूद लड़कियां ईर्ष्या से भर गईं। हालांकि सबका पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक ठाक था, लेकिन जियान परिवार जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लीडर के सामने सब फीके ही थे। यहाँ तक कि ली युनमे का परिवार भी जियान यी से कहीं छोटा था। ऊपर से जियान यी खूबसूरत भी थी, और सबसे अहम, उसका स्वभाव भी अच्छा था। वो अपनी उम्र के लोगों के बीच सबसे अलग थी, जहाँ भी जाती सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती। इतना शानदार पारिवारिक बैकग्राउंड तो उसकी चमक में और चार चांद लगा देता था। जियान यी हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, तुम लोग बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। अरे, मैं सच कह रही हूँ। ली युनमे जानती थी कि जियान यी बस विनम्रता दिखा रही है, इसलिए उसने और कहा, ये बायोन सिटी का सबसे अच्छा नोबल स्कूल है, लेकिन इधर उधर देख लो, तुम्हारे अलावा कौन कस्टम मेड कपड़े पहनता है?
सब इसलिए क्योंकि अंकल जियान तुम्हें बहुत दुलारते हैं। तुमने जब कहा कि तुम विदेश घूमने जाना चाहती हो तो उन्होंने बिना झिझके तुरंत मान लिया। अगर मैं कहती तो मेरे पापा तो चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए मुझे विदेश नहीं जाने देते। लड़कियां बोल उठी, ओह माय गॉड, ये तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैं तो बहुत जेलस हो रही हूँ। हमारे परिवार भी ठीक ठाक हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स बहुत सख्त हैं। हमें तो अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी ही नहीं मिलती। तुम्हारे पास कितनी आज़ादी है। उनकी बातें सुनकर जियान यही के मन में थोड़ा गर्व जागा, लेकिन चेहरे पर उसने संकोच बनाए रखा। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पेरेंट्स भी कई बार बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। कैफेटेरिया से बाहर निकलते समय उनका सामना जियान आई की टेबल से हुआ। ली युन में ठिठकी और तिरछी नज़र से जियान आई को देखते हुए नाक भान से कोड़कर एक तिरस्कार भरी हूँ की आवाज़ निकाली। जियान ये अपने क्लासमेट को नमस्ते करना चाहती थी, लेकिन ली युन में उसे खींचते हुए जल्दी से वहां से ले गई। शिया कंगवान मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो इसका रवैया। ग्वान ताओ चिंतित होकर बोली, सीओआई, तुम्हें आगे से इससे सीधे सीधे नहीं उलझना चाहिए। ली युन में बहुत ज्यादा बदले की भावना रखने वाली है, ये तुम जानती ही हो। जियन एआई ने लहसुन की आखिरी कतरन खाई और फिर ऊपर देखकर बोली, अगर वो मुझे नहीं छेड़ेगी तो मैं उसे तंग करने की सोचूंगी भी नहीं। लेकिन अगर वो बेवजह मुझसे उलझेगी तो अब मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। जियान आई बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ लोग मक्खियों जैसे होते हैं। भले ही तुम उन्हें न बुलाओ फिर भी भिनभिनाते रहते हैं। शिया कंगवान ने कहा। उधर कैफेटेरिया से बाहर निकलने के बाद जियान यी ने ली युन में से पूछा, सीओ में, तुम जियान आई से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम लोग तो आज मिलते ही झगड़ने लगी, ऊपर से तुमने उसे मारा भी। ली युनमे का चेहरा सुनते ही तन गया। उसने विकृत भाव से कहा, वो उस जैसी के लायक मैं नफरत भी करूं? मुझे तो बस घिन आती है उससे। फिर उसने गहरी सांस लेकर जियान यी की ओर देखते हुए कहा, यही, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम अभी उसी टेबल पर बैठती हो जिस पर जियान आई बैठती है, तो उससे तुम्हारा मेल जोल होगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम अभी नई हो, उसे नहीं जानती। उसकी माँ एक नाइट क्लब होस्टेस है, तुम उससे दूर रहना। कौन जाने उसके पास कोई गंदी बीमारी ही हो। चैप्टर 103, मैं सीट बदलना चाहती हूँ। क्या सच में? जियान यही हैरान रह गई। उसने अनजाने में अपने हाथों को रगड़ा और पूरे शरीर में सिहरन महसूस की। ली युनमे ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, ये सबको पता है। बाकी लड़कियों ने भी जल्दी जल्दी हामी भरी। हाँ, ये हम सब जानते हैं। लगभग पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास को पता है कि जियान आई की माँ किसी नाइट क्लब में काम करती है। शायद वो याओची है। ये एक मशहूर नाइट क्लब है। जियान यी ने अविश्वास से पलकें झपकाई और बुदबुदाई। लेकिन जियन एआई की उम्र के हिसाब से उसकी माँ तो 30-35 साल की होगी। क्या वो अब भी नाइट क्लब जैसी जगह पर काम कर सकती है? ली युनमे ने उसे एक अनुभवी नज़र से देखा और बोली, अरे ये, तुम तो बहुत मासूम हो। मैं कई बार ऐसे नाइट क्लब्स में जा चुकी हूँ। वहाँ हर उम्र की औरतें होती हैं, कुछ तो 40 साल से ऊपर की भी। असल में ली युनमे जानबूझकर जियान यी को गुमराह नहीं कर रही थी। उसके मन में जियन एआई और उसकी माँ के लिए पहले से ही नफरत और गंदा ख्याल बैठा हुआ था। उसके लिए जियन एआई का परिवार गरीब और गंदा ही था। ओह गॉड, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जियान यी को जैसे कोई बहुत बड़ा राज पता चला हो। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। जियान आई तो दिखने में साफ सुथरी लगती है, पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है, और ऊपर से हमारा सरनेम भी एक जैसा है। मैंने तो सोचा था उससे दोस्ती करूंगी। ली युनमे ने ठंडी आवाज में कहा, बाहर से देखकर ही सब मत मान लिया करो। अब समझी न कि मैं उसे क्यों पसंद नहीं करती। तुम उससे दूर रहना। जियान ये डर के मारे धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। पूरी दोपहर वो इसी बात से विचलित रही। क्लास में भी वो अपनी कुर्सी के किनारे बैठी रही, जैसे जियन एआई को कोई बीमारी हो और उसे छूने से वो भी संक्रमित हो जाएगी। लेकिन जियन एआई को इस सब की परवाह ही नहीं थी। उसे जियान यी से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि वो पूरी दोपहर कंपनी के बारे में सोचती रही। बाई जो तेज तर्रार था और उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे। जल्दी ही वो कंपनी की टीम बना लेगा। जियान आई बस ये सोच रही थी कि पहला प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया जाए। शाम को जब स्कूल खत्म हुआ तो हमेशा की तरह एयरजोन के बाहर महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। सब अपने बच्चों को लेने आए थे। ली युनमे को अलविदा कहकर जियान यी एक मर्सिडीज बेंस में बैठी।
पिछली सीट पर एक मध्यम आयु का आदमी बैठा था। गाढ़ी भौहें, बड़ी आंखें, गोरा रंग, साफ सुथरा चेहरा। उसके आधे लंबे बालों में तेल लगा था और करीने से कंघी की हुई थी। वो काले सूट में बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके शरीर पर उम्र का कोई असर नहीं दिखता था। पापा। कार में बैठते ही जियान यी उनकी गोद में झुक गई। ये और कोई नहीं बल्कि जियान चैंगशेंग था, जियान ग्रुप का सीईओ और बायोन सिटी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक। अपनी बेटी को देखकर जियान चैंगशेंग का चेहरा नर्म पड़ गया। उन्होंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो ये पहला दिन कैसा रहा? स्कूल में अच्छा लगा? जियान यी ने उनके सीने से सिर उठाया और सिर हिलाया, फिर मुंह बना लिया। जियान चैंगशेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, बस। जियान यी ने होंठ फुलाते हुए कहा, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। ये सुनकर जियान चैंगशेंग मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में बेटी के लिए ढेर सारा प्यार झलक रहा था। ओह, तो ये बात है। मैं तो समझा कोई बड़ी समस्या हो गई। असल में तो मेरी बेटी अपनी नई टेबलमेट से ठीक से घुल मिल नहीं पा रही। चैप्टर 104 एहतियात के तौर पर। जियान यी को ये बात कहने में बहुत झिझक हो रही थी। सोचते ही उसे असहज महसूस हो रहा था। उसने बस जियान चैंगशेंग का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आप टीचर से कहकर मेरी सीट बदलवा दो। ठीक है, ठीक है। जियान चैंगशेंग तो वैसे भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी नखरेबाजी वो सह ही नहीं सकता था। मजबूरन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। आज रात मैं प्रिंसिपल सन को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सीट बदलवा दे। जियान यी मुस्कुराई। थैंक यू, डैड। जियान चैंगशेंग भी मुस्कुराया और प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा। फिर जॉन स्कूल के गेट की ओर देखते हुए ड्राइवर से बोला, चलिए, ओल्ड जैंग। स्कूल से घर लौटने पर जियान एआई ने देखा कि घर में कोई नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मां नए घर की मरम्मत और सजावट में व्यस्त थी, इसलिए दिन में अक्सर बाहर ही रहती थी। उसका भाई ज्यादातर समय बार में बिताता था। ऊपर से उसने अभी अभी एक लड़की से डेटिंग शुरू की थी, तो जियान एआई को उससे मिलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो चौंक गई। उसके बिस्तर पर तरह तरह के ब्रांडेड शॉपिंग बैग रखे थे। जियान एआई ने माथे पर हाथ रख लिया। बिना देखे ही समझ गई कि ये सब बाई जो की करतूत है। इस बार उसने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, सेक्ट मास्टर, मैंने आपकी कुछ कपड़े लेने की हिम्मत की है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। जियान आई ने आंखें घुमाईं। साफ था कि उसने बिना पूछे ही ये सब खरीद लिया था। उसने तुरंत फोन उठाया और नंबर मिलाया। कॉल उठते ही बाई जो की आवाज़ आई, सेक्ट मास्टर, कपड़े फिट आ रहे हैं ना? जियान एआई ने शॉपिंग बैग में रखे कपड़ों को देखा और कहा, क्या तुम भविष्य में मेरे लिए कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकते? बाई जो घबरा गया। उसे लगा उसने गलती कर दी है। तुरंत बोला, माफ कीजिए सेक्ट मास्टर, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस आपके कपड़े। जियान आई हल्का सा हंसी और बोली, अरे नाराज मत हो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। मुझे पता है तुम मेरे कपड़ों को लेकर चिंतित रहते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा कर रहे हो? ये देखो, तुमने 3 इवनिंग गाउन्स खरीद डाले। इनकी ज़रूरत क्या थी? वो सचमुच शिकायत करने लगी। गाउन्स, वो भी इतनी भारी और लंबे डिज़ाइन की पहनकर तो फर्श ही साफ हो जाता। मैं कोई रेड कार्पेट पर तो नहीं जाने वाली। बाई जो ने थोड़ा सोचकर धीमे स्वर में कहा, बस एहतियात के तौर पर। जियान आई। वो कुछ देर चुप रही। खैर, अब तो उसने खरीद ही लिया था, और जियान आई जानती थी कि बाई जो उसके लिए अच्छा ही सोच रहा है। पिछले जन्म में वो एक करियर वुमन थी, इसलिए ब्रांडेड कपड़े उसे स्वीकार्य थे। बल्कि अपने पुराने वार्डरोब को देखकर उसे अब झुरझुरी होती थी। कैसे बचपन में उसे ऐसे अजीब फैशन पसंद आ सकते थे? तभी बाई जो की आवाज़ गंभीर हो गई, सेक्ट मास्टर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। जियान आई रुक गई और बोली, क्या है? शनिवार को एक ज़मीन की नीलामी है। मुझे उसका एडमिशन टिकट मिला है। क्या आप चलेंगी? हाँ, ज़रूर। जियान एआई ने तुरंत हामी भर दी। फिर पूछा, लेकिन ये किस तरह की नीलामी है? तुमने जानकारी ली? बाई जो ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत कीजिए सेक्ट मास्टर, ये सरकार की तरफ से आयोजित है। इसमें मुख्य रूप से वनबाओ डिस्ट्रिक्ट की कुछ छोड़ी गई ज़मीनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन असली जानकारी तो हमें वहीं जाकर मिलेगी। चैप्टर 105 मुझे डर है कि मैं काम का नहीं रहूँगा। ठीक है, तो हम शनिवार को साथ चलेंगे, जियान एआई ने कहा। फ़ोन रखने के बाद जियान एआई ने कपड़े समेटने शुरू किए। 3 भारी भरकम इवनिंग गाउन्स छोड़कर बाकी कपड़े उसकी पसंद के ही थे। कुछ कैजुअल वेयर,
कुछ डेनिम और कुछ अच्छे डिज़ाइन वाले ड्रेसेस, कपड़ों के अलावा बैग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस और जूते भी रखे थे। ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। ज़ेयन एआई ने अंदाज़ा लगाया कि इन पर लाखों खर्च हुए होंगे। सिर्फ कार्टियर का लिमिटेड एडिशन नेकलेस ही करीब 1 लाख युआन का होगा। घर की अलमारी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए ज़ेयन एआई को पहले अपने पुराने कपड़े स्टोरेज बॉक्स में डालने पड़े। तब जाकर वो इन नए कपड़ों को किसी तरह अलमारी में रख पाई। उधर फ़ोन रखने के बाद बाईजो ने धीरे से सांस छोड़ी। एक नौजवान, जो नौकर जैसा लग रहा था, हाथ में कॉफ़ी लेकर उसके पास आया और सावधानी से बोला, लॉर्ड प्रॉफिट, क्या सेक्ट मास्टर आपसे नाराज़ हो गई? बाईजो ने सिर हिलाया। खुशकिस्मती से नहीं। वो उठकर बड़े से ग्लास विंडो के पास जा खड़ा हुआ। सामने बायून सिटी का पूरा नज़ारा दिख रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं इतना अधीर हो गया कि लगभग सेक्ट मास्टर को नाखुश कर देता। पीछे खड़ा युवक झुककर बोला, लॉर्ड प्रॉफिट, आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सेक्ट मास्टर के सबसे करीबी हैं। कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बाईजो को ये सुनकर भी सुकून नहीं मिला। उसने कहा, मैं 12 गार्ड्स में सबसे कमज़ोर हूँ। अभी तो मैं सेक्ट मास्टर के पास हूँ, लेकिन अगर भविष्य में बाकी भी लौट आए तो शायद मैं किसी काम का न रहूँ। युवक ने समझाने की कोशिश की, पर सेक्ट मास्टर को महसूस करना सिर्फ लॉर्ड प्रॉफिट की क्षमता है। बाकी कितने भी शक्तिशाली हों, बिना आपके वो उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते। बाईजो ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। ठीक है ची यांग, मैं ठीक हूँ। राजधानी से जिन लोगों को बुलाया है वो आज रात पहुँचेंगे। तुम उन्हें रिसीव कर लेना। जी लॉर्ड। ची यांग झुककर ठंडी हो चुकी कॉफ़ी लेकर बाहर चला गया। रात को याओची नाइट क्लब में जबरदस्त भीड़ थी। तीसरी मंजिल के वीआईपी कमरे में सूट पहने कुछ आदमी जाम टकराते हुए हंस बोल रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और 20 से ज़्यादा आकर्षक लड़कियां अंदर आईं। पीआर मैनेजर सिस्टर शिया आगे बढ़ी और बोली, बॉस वैंग, आज आपके लिए सिर्फ खास लड़कियां ही चुनी हैं। देखिए सब कितनी सुंदर हैं। बॉस वैंग एक मोटा सा आदमी था और याओची का पुराना ग्राहक। वो मुस्कुराया और बगल वाले आदमी से बोला, आज मैं चेयरमैन जियान को यहाँ लाया हूँ। चेयरमैन जियान, आप पहले चुनिए। लेकिन याद रखिए, याओची जी ग्रुप का नाइट क्लब है। यहाँ आप लड़कियों को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हाँ, उसके साथ बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि जियान ग्रुप का चेयरमैन जियान चैंगशेंग था। जियान चैंगशेंग बस हल्का सा मुस्कुराया। इतने साल बिजनेस में रहने के बाद ऐसी जगहों से वो अनजान नहीं था। योची का नाम उसने पहले भी बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार यहाँ आया था। चैप्टर 106, मुझे एक ग्रैंड स्लैम दो। जब ऐसे मौक़ों पर बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया जाता था तो उनके साथ कुछ सुंदर लड़कियों का होना जैसे तैसा होता था। भले ही जियान चैंगशेंग एक सुसंस्कृत जीवन जीते थे, लेकिन माहौल बिगाड़ने से बचने के लिए उन्हें भी सबकी तरह पेश आना पड़ा। हर किसी ने अपनी पसंद की दो लड़कियां चुन लीं। जो कमरा पहले खाली खाली लग रहा था वो अब भरा भरा लगने लगा। याओची की लड़कियां न सिर्फ सुंदर थीं बल्कि हुनरमंद भी। गाना गाना हो या पासे का खेल, कुछ भी कर सकती थी। धीरे धीरे माहौल रौनक से भर गया। इसी बीच बॉस वैंग ने सबको जियान चैंगशेंग के नाम पर जाम उठाने को कहा। वो अपने निकले हुए पेट के साथ खड़ा हुआ और बोला, चेयरमैन जियान, हम कई सालों से बिजनेस में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार आपको मज़े के लिए बाहर बुलाया है। मेरी कंपनी इन सालों में जियांग ग्रुप की छत्रछाया में सुरक्षित रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आइए, मैं आपके नाम का जाम पीता हूँ। ये कहकर बॉस वैंग ने गिलास उठाया और पूरा खाली कर दिया। बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे। कोई जियान चैंगशेंग को जानता हो या नहीं, लेकिन जियांग ग्रुप से रिश्ता जोड़ने का मौका कौन गंवाता। सबने अपना अपना जाम खत्म किया। जियान चैंगशेंग ने हाथ हिलाकर विनम्रता से कहा, बॉस वैंग, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। हम एक दूसरे का सहारा हैं। जियांग ग्रुप आपकी कंपनी की ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से ही सामग्री खरीदता है। ये तो दोनों तरफ का फायदा है। चलिए, मैं भी अपना गिलास खाली करता हूँ। इतना कहकर जियान चैंगशेंग ने भी जाम एक ही सांस में खत्म कर दिया। सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे और चेयरमैन जियान की तारीफें करने लगे। बॉस वैंग अब हल्का सा नशे में था और जियान चैंगशेंग की इज्जत देखकर और भी जोश में आ गया। उसने हाथ लहराकर पास खड़ी लड़की से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ग्रैंड स्लैम ला कर दो। लड़की पहले तो चौंकी, लेकिन तुरंत मुस्कराते हुए बोली, ठीक है बॉस वैंग, अभी इंतज़ाम करती हूँ।
दरअसल ग्रैंड स्लैम याओची क्लब का सबसे महंगा वाइन पैकेज था। इसमें 6 बोतलें बेहतरीन रेड वाइन और 12 बोतलें उम्दा विदेशी शराब होती थीं। साथ ही कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। इस पैकेज की कीमत थी पूरे 8,80,000 युआन। सिर्फ एक ऑर्डर से ही एस्कॉर्ट को 10,000 युआन तक की कमाई हो सकती थी। इधर याओची क्लब की पहली मंजिल पर वांग युनमे ने लेडीज सूट पहन रखा था और अपनी असिस्टेंट को कुछ समझा रही थी। एक हाथ में दस्तावेज लिए हुए उन्होंने कहा, इन 2 तरह की बियर का ऑर्डर और मत करो, ज्यादा बिकती नहीं है। और हाँ, ये रेड वाइन भी काट दो, ग्राहक कह रहे थे कि खट्टी है और दाम भी सही नहीं। असिस्टेंट ने नोट किया और पूछा, मैनेजर वांग, बार वाले कह रहे थे कि अगला सीजन आने वाला है, क्या हम फल की प्लेट में ड्यूरियन जोड़ दें? वांग युनमे ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, उसकी गंध बहुत तेज होती है, हमारे ज्यादातर कमरे बंद रहते हैं, वहाँ ऐसे फलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। असिस्टेंट थोड़ा असमंजस में बोला, लेकिन अगर ड्यूरियन नहीं जोड़ेंगे तो फल की प्लेट का स्तर नीचे लग सकता है, उसकी जगह क्या रखें? वांग युनमे ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ताइवान के चेरी और कटहल डालो। असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है मैनेजर वांग। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो जल्दी से बोला, ओह हाँ मैनेजर वांग, इस साल का हेल्थ चेकअप तय हो गया है, क्या आप चाहेंगी कि इस हफ्ते ही करा दे? चैप्टर 107 एक जाम। वांग युनमे ने सिर हिलाया, ठीक है, इसे सीओ लियू संभाले। मुझे याद है उसने इसे पिछले साल भी व्यवस्थित किया था। बात करते हुए एक मध्यम उम्र का आदमी सफेद सूट में अंदर आया। जब उसने वांग युनमे को देखा तो मुस्कुराया और जल्दी से आगे बढ़कर अभिवादन किया। ओह जनरल मैनेजर वांग, काफी समय हो गया। इस व्यक्ति का उपनाम चैंग था। वो किसी अन्य शहर की कोयला कंपनी का मालिक था और वांग युनमे का नियमित ग्राहक भी। पहले जब वांग युनमे एस्कॉर्ट हुआ करती थी, बॉस चैंग हमेशा उसे अपने साथ बुलाया करते थे। लेकिन अब वांग युनमे का दर्जा अलग था। वो योची की जनरल मैनेजर थी और पूरे नाइट क्लब पर उसका अंतिम अधिकार था। बॉस चैंग ही नहीं, अन्य ग्राहक भी वांग युनमे को देखकर शिष्टाचार से पेश आते। जब वांग युनमे ने बॉस चैंग को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से उसके पास गई। बॉस चैंग, काफी समय हो गया। क्यों, आप फिर से बायन में बिजनेस ट्रिप पर हैं? बॉस चैंग मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिजनेस ट्रिप छोटी बात है। मैनेजर वांग से मिले हुए काफी समय हो गया। मुझे कोई बहाना चाहिए था आपको देखने का। वांग युनमे पहले ही बॉस चैंग के साथ 20 से अधिक बार शराब पी चुकी थी। वो उसे अच्छी तरह जानती थी। बॉस चैंग में अमीरों का घमंड नहीं था और वह मजाकिया था। वो हंस मजाक करता, लेकिन कभी उसकी सीमा पार नहीं करता। वांग युनमे ने सिर हिलाया और हंसते हुए उसे अंदर आमंत्रित किया। अब और परेशान मत करो, अंदर जाओ और मजे करो। जब फ्री रहूंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें जाम पिलाऊंगी। बॉस चैंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही उसने बॉस चैंग को बैठाया, उसने देखा कि पब्लिक रिलेशंस मैनेजर सिस्टर शिया दौड़ती हुई आई। सिस्टर शिया बहुत खुश लग रही थी। जब वो पास आई तो बोली, सिस्टर मे, 333 के बॉस वांग ने ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर दिया है, कृपया जाकर जाम पिलाएं। याओची में यह एक अनौपचारिक नियम था। अगर कोई ग्राहक ग्रैंड स्लैम ऑर्डर करे तो नाइट क्लब की जनरल मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से जाम पिलाना पड़ता। वांग युनमे ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। याओची में आने वाले लोग अमीर या कुलीन होते थे और अक्सर ग्रैंड स्लैम ऑर्डर करते थे। वांग युनमे, जो यहाँ 12 साल से काम कर रही थी, इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। कमरे का माहौल हाई था। बॉस वांग, जियान चैंगशेंग और बाकी सभी नशे में थे। इस समय सिस्टर शियर ने बाहर से दरवाज़ा खोला। बॉसेस, हमारे याओची क्लब की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हमारी सिस्टर में विशेष रूप से आपके लिए जाम पिलाने आए हैं। सिस्टर शियर की बात सुनते ही वांग युनमे पेशेवर महिला सूट और हाई पोनीटेल के साथ प्राइवेट रूम में प्रवेश की। जब से वांग युनमे ने लोगों के साथ पीना छोड़ दिया था, उसके चेहरे का मेकअप काफी हल्का हो गया था, लेकिन उसकी अच्छी त्वचा की वजह से वो बिल्कुल बूढ़ी नहीं लगती थी। कमरे की लाइट हल्की लाल रंगत में थी, जो वांग युनमे के चेहरे पर पड़ रही थी और उसे और भी आकर्षक बना रही थी। ओह, सीओ में, बॉस वांग याओची के नियमित ग्राहक थे, इसलिए वांग युनमे को तुरंत पहचान लिया। भले ही वांग युनमे अब मैनेजर थी, कई नियमित ग्राहक अब भी उसे वैसे ही बुलाते थे। इसलिए जब उन्होंने वांग युनमे को देखा तो कहा, सीओ में। वांग युनमे को कोई आपत्ति नहीं हुई।
उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया। बॉस वैंग, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप कल ही आए थे। बॉस वैंग हंसा और जियान चैंगशेंग को सोफे से उठाकर वैंग यूनमे से मिलवाया। मेजी, आज मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर को यहाँ बुलाया है। मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ, जियान ग्रुप के चेयरमैन जियान चैंगशेंग, मेरे सबसे अच्छे मित्र। चैप्टर 108, इसका तुमसे क्या लेना देना? बॉस वैंग को जियान चैंगशेंग की असामान्य प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी और उसने कहा, चेयरमैन जियान, ये सीओ में है। भले ही वो महिला है, लेकिन अद्भुत है। अगर भविष्य में याओची में तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके पास जाओ, ये काम आएगा। इस समय वैंग यूनमे वहीं जम गई। उसने सामने खड़े उस सूट वाले आदमी को देखा और थोड़ी देर के लिए चौंक गई। वो तय नहीं कर पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। उसने खुद को हजारों बार यह कल्पना करते देखा कि दोनों फिर मिलेंगे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह माहौल ऐसा होगा। उसकी याद में जियान चैंगशेंग साफ सुथरा और परिष्कृत था, उसके बाल भी सही जगह पर थे। वैंग यूनमे के सामने खड़े होकर भी वो सीधा और मजबूत, लंबा और हैंडसम था। उसके चेहरे की रूपरेखा भी वही थी। उसने वजन न बढ़ाया और न घटाया। इस समय जियान चैंगशेंग की नज़रों में वैंग यूनमे अलग दिख रही थी। पहले वैंग यूनमे शुद्ध और आकर्षक थी। जब वो मुस्कुराती तो परी जैसी चमकती। वो सारी सुंदरताओं का प्रतीक थी और उसके दिल में वो एक एंजल की तरह थी। लेकिन अब वैंग यूनमे काले तंग फिटिंग लेडी सूट में थी। उसका हाई पोनीटेल मजबूत और दृढ़ता का आभास दे रहा था। वो अब भी सुंदर थी, लेकिन पहले जैसी मासूमियत और जीवंतता कहीं खो गई थी। तभी जियान चैंगशेंग ने वास्तविकता को समझा। वो 14 सालों तक दूर था। अब जब वे फिर मिले, सब बदल चुका था। वैंग यूनमे पहले शांत हुई। उसके चेहरे से आश्चर्य तुरंत गायब हो गया। उसने जियान चैंगशेंग को पूरी तरह अपरिचित स्वर में अभिवादन किया। नमस्ते चेयरमैन जियान, मैं याओची क्लब की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। यह आपके लिए जाम है। वैंग यूनमे ने विस्की का एक ग्लास तुरंत पी लिया। जियान चैंगशेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस वैंग यूनमे को घूर रहा था, जैसे उसके हाव भाव और ताकत को भांपना चाहता हो। चैंगशेंग, सीओ में तुम्हें जाम पिला रही है। बॉस वैंग ने देखा कि जियान चैंगशेंग ध्यान भटक गया है और जल्दी से उसे धक्का दिया। तभी जियान चैंगशेंग को होश आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वैंग यूनमे को गहराई से निहारता रहा और फिर अपने ग्लास की शराब पी ली। वैंग यूनमे ने जियान चैंगशेंग की ओर नहीं देखा। उसने अपना ग्लास उठाया और बॉस वैंग को जाम पिलाया। बॉस वैंग, मजे करें, मुझे कुछ काम है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वैंग यूनमे ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वैंग यूनमे दीवार से टिक गई और घबराहट में भाग गई। उसने एक सांस में बाथरूम पहुंचा। उसने स्टॉल का दरवाज़ा लॉक किया। वैंग यूनमे ने तुरंत महसूस किया कि उसकी ताकत शरीर से निकल रही है। वो दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे फिसल गई। अंत में वो जमीन पर बेबस बैठ गई। जब उसने अपने गाल पर गर्म महसूस किया तो वैंग यूनमे चौंक गई और तुरंत पोंछ लिया। इन सभी वर्षों में उसने केवल इसी बदमाश की वजह से आंसू बहाए थे। वैंग यूनमे खुद को बेकार समझकर नफरत करने लगी। कुछ समय बाद वैंग यूनमे शांत हुई। उसने दरवाज़ा खोला और सिंक पर चेहरा धोया, लेकिन जियान चैंगशेंग पहले ही बाथरूम के बाहर इंतजार कर रहा था। वैंग यूनमे के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था कि उसने फिर मुड़कर छिपना चाहा, लेकिन जियान चैंगशेंग ने उसे पकड़ लिया। मेजी, जियान चैंगशेंग अचानक बोल पड़ा। उसने उसे उसके पुराने नाम से पुकारा। वैंग यूनमे ने पीठ पीछे रुक गई। उसकी पतली पीठ कांप उठी। जियान चैंगशेंग की आंखों में दर्द झलक गया, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने फुसफुसाया, सालों में तुम कैसी रही? इसी पल वैंग यूनमे के दिल में उसके प्रति घृणा उफान मारने लगी। उसने जियान चैंगशेंग का हाथ धक्का दिया और उसे देखते हुए ठंडी निगाहों से कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना? चैप्टर 109, कभी नहीं आना चाहिए था। वैंग यूनमे की नज़रें ठंडी थीं और उसने अपनी आंखों में घृणा को बिल्कुल भी छुपाया नहीं। इस दृढ़ निश्चय ने जियान चैंगशेंग के दिल में छुरा घोंप दिया। फिर भी वो खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे पता था कि मेजी को उससे नफरत होनी चाहिए और वास्तव में होनी ही चाहिए। जियान चैंगशेंग ने हाथ उठाया, लेकिन वैंग यूनमे को छूने की हिम्मत नहीं की। उसके अंदर दर्द था, लेकिन उसने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सीओ यू ठीक है? वो बच्चा, तुमने उसे जन्म दिया या नहीं? लड़का था या लड़की? हालांकि जियान चैंगशेंग जानता था कि उसने वैंग यूनमे को धोखा दिया है, फिर भी वो सीधे उसकी ओर देख रहा था।
वो चाहता था कि वो जान सके कि उसकी चिंता वास्तव में ईमानदार है, बच्चों के लिए भी। लेकिन वांग युनमे के दिल में ये सब बेहद हास्यास्पद था। ये बस दिखावटी और घृणास्पद था। अपनी घिनौनी दया दूर रखो, मुझे उल्टी आने लगी है। वांग युनमे ने सिर उठाया और जियान चैंगशिंग को ठंडी निगाहों से देखा। जब मैं गर्भवती थी और फिर तुमने हमें छोड़ दिया, तब बच्चों और मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं था। मेजी, मेरी अपनी कठिनाइयाँ थीं। जियान चैंगशिंग बेचैन होकर बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझती हो। तुम जानती हो उस समय मेरी स्थिति, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी तुम चले गए। वांग युनमे ने जियान चैंगशिंग को बेरहमी से रोक दिया और उसके लिए अपने घाव खोल दिए। तुमने मुझे छोड़ दिया जब मैं सीओआई को गर्भ में पाल रही थी, और सीओयू और तुम्हारी अजन्मी बेटी को भी छोड़ दिया। जियान चैंगशिंग, तुम इंसान नहीं हो। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि मेरे सामने आओ? 14 साल हो गए, तुमने इन दोनों बच्चों के बारे में कभी पूछा नहीं। अगर आज हम आकस्मिक रूप से नहीं मिलते, तो क्या तुम भूल ही जाते कि तुम्हारे जियान परिवार के 2 बच्चे बाहर भटक रहे थे? वांग युनमे का स्वर उबाऊ और ठंडा था, भावनाओं में लगभग कोई उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन जितना अधिक वो ऐसा व्यवहार कर रही थी, इसका मतलब ये था कि उसके दिल में इस समय मृत राख जैसा महसूस हो रहा था। वो सामने वाले आदमी के लिए सबसे हल्का भी सहानुभूति नहीं निकाल पा रही थी। मेजी, मुझे खेद है। जियान चैंगशिंग की आंखें लाल हो गईं। जब उसने सोचा कि वर्षों में उसने और बच्चों ने क्या सहा होगा, उसका दिल मांस पीसने वाले मशीन की तरह दुखने लगा। उसने दांत जकड़ते हुए धीरे से कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे और बच्चों को सुधारने का मौका दो। ठीक है, हाँ। वांग युनमे अचानक हंसी और मजाक की तरह छींकी। उसने हल्का सा भौं उठाया और जियान चैंगशिंग की ओर देखा। सुधारना? अगर तुम अपनी हड्डियां जलाकर राख कर दो, तब भी पिछले 14 वर्षों में हम तीनों ने जो कठिनाइयां झेली हैं, उसका सामना नहीं कर सकोगे। जियान चैंगशिंग, अपना दिखावटी चेहरा तुरंत हटा दो। मैं, वांग युनमे, अब वो भोली लड़की नहीं हूं जो पहले थी। कुछ लोग केवल एक बार विश्वास करके ही दिल दुखा लेते हैं। अगर तुम अभी भी आदमी हो, तो मेरी नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाओ और मेरी जिंदगी में फिर कभी मत आओ। मेजी, मैं, चलो, निकलो। वांग युनमे ने जियान चैंगशिंग को रोक दिया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। जियान चैंगशिंग का चेहरा दर्द में था, लेकिन जब उसने वांग युनमे के दृढ़ निश्चय को देखा, तो वो कुछ कह नहीं पाया। आखिरकार, जियान चैंगशिंग ने कुछ कहने की इच्छा दबाई और मुड़कर चला गया। वांग युनमे ने उसकी लंबी और सीधी पीठ को देखा और एक तरह की वीरानी महसूस की। लेकिन वो उदास नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियान चैंगशिंग के जाने पर वो पहले थी। उसकी पीठ न तो दबती थी और न ही अहंकारी। भले ही उसने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसकी ओर से एक भी पछतावा भरी नजर नहीं देखी। धम, बाहर अचानक तेज गरज हुई। कुछ ही देर बाद जोरदार बारिश होने लगी। बायून सिटी ने इस साल की पहली वसंत वर्षा का स्वागत किया। चैप्टर 110, अस्पताल में शारीरिक जांच। अगले दिन, बारिश के बाद बायून सिटी में ताजगी भरी खुशबू फैल गई थी। हवा नम थी और लोग सुबह सुबह तरोताजा महसूस कर रहे थे। जब जियान आई उठी, तो नाश्ता पहले से ही डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। हालांकि उनके परिवार की नाश्ते की दुकान बंद थी, उसकी माँ हर सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता तैयार करती। धोकर जियान आई डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वांग युनमे रसोई से एक कटोरी दलिया लेकर बाहर आई। जियान एआई ने ऊपर देखा और देखा कि उसकी माँ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, क्या आप ठीक नहीं हैं? आपका चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? जियान एआई ने चिंता से पूछा। हालांकि उसकी माँ ने पहले भी कठिनाइयाँ झेली थी, फिर भी उसका चेहरा हमेशा चमकदार रहता था। उसकी त्वचा साफ और उज्ज्वल थी, और आंखें जीवन से भरी हुई। लेकिन इस समय वांग युनमे की आंखें थोड़ी धसी हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे स्पष्ट थे। वो उत्साहित नहीं थी, और उसकी आंखें थोड़ी बेरुखी और भ्रमित लग रही थीं। जियान आई के शब्द सुनकर वांग युनमे थोड़ी देर के लिए धीमी रह गई। फिर बोली, माँ ठीक हूँ, बस कल रात की तूफानी गरज से नींद पूरी नहीं हुई। जियान एआई ने भौहें चढ़ाईं। उसकी माँ पिछली जिंदगी में कैंसर से मर चुकी थी, इसलिए वो इस बार और भी ज्यादा चिंतित थी। जब भी उसकी माँ के मानसिक स्थिति में कोई असामान्यता होती, तो जियान एआई स्वाभाविक रूप से तनाव और चिंता महसूस करती। इसके अलावा, इस जीवन की राह पूरी तरह से अलग थी। जियान आई नहीं जानती थी कि उसकी माँ को फिर से लिवर कैंसर जैसी बीमारी होगी या नहीं। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ की बीमारी जल्दी न आए।
क्योंकि यह उसकी सहनशीलता के बाहर था। ये सोचते हुए जियान आई ने वांग युनमे से कहा, माँ, मैं भी हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरे साथ अस्पताल चलिए और शारीरिक जांच करवा लीजिए। जियान आई ने माँ को अस्पताल लाने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे वांग युनमे कोई शक न कर सके। जैसा कि उम्मीद थी, जब वांग युनमे ने सुना कि उसकी बेटी अस्वस्थ है, वो तुरंत जियान आई के पास बैठ गई। क्या हुआ, सीओआई? क्या पानी में गिरने के बाद कोई असर बचा है? शायद। मुझे अक्सर सिर दर्द होता है, अस्पताल जाकर देख लेना बेहतर लगेगा। जियान आई ने कैजुअली झूठ बोला। तो दोपहर के खाने के बाद माँ तुम्हारे साथ अस्पताल चलेंगी। सुबह स्कूल से आराम कर लो। वांग युनमे अपनी बेटी की सेहत को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी। खासकर जब पिछली बार वो पानी में गिरी थी, तो वांग युनमे कुछ दिन तक बेचैन रही थी। डरती थी कि जियन एआई को कोई स्थायी असर न हो। अपनी माँ की चिंतित मुद्रा देखकर जियन एआई को अपराध बोध हुआ। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो किसी और कारण से नहीं चाहती थी कि माँ अपने आप अस्पताल जाए। वो तब तक शांत नहीं हो सकती थी जब तक कि वो माँ की सेहत की स्थिति न जान ले। बायउन सिटी का चौथा अस्पताल जोंगलू डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में स्थित था। ये सबसे बड़ा और जियन एआई के घर के सबसे करीब का अस्पताल था। पिछली बार भी जियन एआई इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। पंजीकरण कक्ष पर जियान आई ने वांग युनमे से कहा, माँ, जब आप यहाँ हैं तो आपको भी शारीरिक जांच करवा लेनी चाहिए। वांग युनमे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई और हाथ हिलाया। जरूरत नहीं है, माँ की सेहत ठीक है। वैसे भी हाल ही में कंपनी कर्मचारियों की शारीरिक जांच करवा रही है। माँ भी बाद में करवा लेंगी। जियन एआई ने अपनी माँ को अस्पताल खींचने में इतनी मेहनत की थी, इसलिए वो आसानी से हार नहीं मान सकती थी। उसने तुरंत कहा, माँ, मैं हमेशा आपकी सेहत को लेकर चिंतित रही हूँ। आप इन वर्षों में बहुत मेहनत कर रही हैं और अक्सर देर रात तक काम करती हैं। मुझे डर है कि आपका शरीर इससे अधिक बोझ झेल न पाए। मेरी बात मानिए और मेरे साथ जांच करवा लीजिए। अगर सब ठीक निकले तो मुझे भी सुकून मिलेगा। जियान आई बिल्कुल उस बेटी की तरह थी जो माँ की सेहत को लेकर चिंतित थी। उसने जो भी कहा वो उसकी सच्ची सोच थी। केवल जब वो परिणाम देखती तब वो संतुष्ट महसूस कर सकती थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज ऑफ शोभना को।